कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत आपको विधिवत पढ़ाया जा चुका है और समझाया जा चुका है। यह चैप्टर वंशागति का आणविक आधार काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले चैप्टर में वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में आपने वंशागति के बारे में विधिवत समझ लिया है। अब यहाँ पर समझना है कि वंशागति का आधार क्या है और ये आणविक आधार क्या है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में आपको इन बातों को ध्यान से समझना है। वंशागति एवं विभिन्नताओं के सिद्धांतों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि मेंडल ने जब वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया तब कारकों मीन्स फैक्टर्स की रासायनिक प्रकृति की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेंडल ने अपने समय में फैक्टर का नाम दिया था। मेंडल के नियमों के पुनर्खोज से भी इस संदर्भ में कोई उन्नति नहीं हो पाई। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक यानी कि 1920 से लेकर 7वें दशक 1960s तक आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति की खोज का ये महत्वपूर्ण समय रहा है। इस अवधि में ग्रिफिथ से लेकर मार्था एवं चेज और वाटसन एवं क्रिक्स जैसे अनेक वैज्ञानिकों ने बायोकेमिस्ट्री का ज्ञान बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैज्ञानिकों को बहुत पहले जानकारी हो चुकी थी कि गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, लेकिन बाद में अध्ययन से पता चलता है कि प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक हैं और 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल विभिन्न संयोजनों से जुड़कर असंख्य प्रोटीन का निर्माण करते हैं। डीएनए में केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अतः यह जीवों की विविधता का आधार कैसे बन सकता है, अधिकतर वैज्ञानिकों की यही सोच रही है। लेकिन 20वीं शताब्दी के 6वें दशक तक स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। वैज्ञानिकों ने डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के स्पष्ट एवं अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किए। प्रोटीन बनाम डीएनए बहस पर पूर्ण विराम लग गया, परंतु आज का अविवादित तथ्य है कि सभी कोशिकीय जीवों में डीएनए वंशागति का आणविक आधार है। जीव विज्ञान में डीएनए द्विकुंडली मॉडल की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई। इसी के आधार पर इसके प्रतिकृतिकरण एवं अन्य प्रक्रियाओं जैसे अनुलेखन, अनुवाद तथा जीन अभिव्यक्ति की व्याख्या हो सकी। जीवों के लक्षण के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने की आनुवंशिकता या वंशागति कहलाती है। वंशागत होने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण, इनहेरिटरी कैरेक्टर्स या आनुवंशिक विशेषक हेरेडिटरी ट्रेट्स कहलाते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इन्हीं पहलुओं का अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आनुवंशिक पदार्थ के बारे में आप जान चुके हैं कि आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है। आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक लक्षणों की सूचनाओं के संकेतों के रूप में संचित रखता है और संतति पीढ़ी के जीवों में पहुंचाता है और संतति जीवों अर्थात डॉटर ऑर्गेनिज्म्स में उन लक्षणों को विकसित करता है। इस तरह से पहले आप जानते हैं कि जब प्रत्येक जीव जाइगोट नामक एक कोशिका के रूप में अपने जीवन का आरंभ करता है तो उसके बार बार विभाजित होने पर कोशिकाओं के विभेदन से पूर्ण जीव बनता है तथा माता पिता से मिलते जुलते लक्षणों का विकास होता है।
तो जाइगोट का निर्माण नर एवं मादा जीवों से बनी नर एवं मादा लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों, जिन्हें हम सेक्स सेल्स या गैमीट्स कहते हैं, के फ्यूजन के परिणाम स्वरूप होता है। अतः नर एवं मादा युग्मक और उनके संयोग से बना जाइगोट दो पीढ़ियों, पैतृक तथा संतत पीढ़ियों के बीच की कड़ी है, जिसमें इन आनुवांशिक लक्षणों की सूचनाओं के संकेत निहित होते हैं। अतः इस पदार्थ को आनुवांशिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए को कहा जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये कोशिका के न्यूक्लियस में मिलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल की खोज का श्रेय स्वीडन के वैज्ञानिक फ्रीडरिच मिशर 1869 को जाता है। इन्होंने इसकी खोज पश कोशिकाओं में की थी। चूँकि ये पदार्थ केंद्रक से मिला था, इसलिए मिशर ने इसे न्यूक्लिन का नाम दिया। इसके बाद अल्टमान 1899 ने इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण इस पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम शार्ट में डीएनए, और राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम आरएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए सभी सजीवों का आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विषाणु, जिनका कि आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन आरएनए प्रायः कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। कुछ ऐसे विषाणु जैसे कि TMV, टोबैको मोजैक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये ऐसे वायरस हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसे हम सबसे पहले समझेंगे कि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए किससे मिलकर बना होता है। डीएनए में शर्करा होती है, जिसे डीऑक्सीराइबोज शर्करा बोलते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजिनस बेस होता है और फास्फेट होता है। डीएनए में प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीएनए में प्रोटीन होती है। तो प्रश्न उठता है कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन होता है या फिर डीएनए होता है। यह एक डिस्कशन का विषय था। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इसी पर अध्ययन किया और ये बताने का प्रयास किया कि डीएनए का जो आनुवांशिक पदार्थ वो है, वो प्रोटीन नहीं है, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। इस तरह से सबसे पहले सन 1902 में सटन और बावेरी ने प्रस्तावित किया कि आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं। लेकिन अनेक वर्षों तक विवाद बना रहा कि गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या फिर प्रोटीन है। अब आता है कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण क्या हैं। एविडेंसेस फॉर डीएनए एज हेरेडिटरी और जेनेटिक मटेरियल। और उसमें सबसे पहला प्रयोग आता है ग्रिफिथ का जीवाणु का रूपांतरण प्रयोग, ग्रिफिथ का बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले हमें इसको समझना है। जैसा कि आप जानते हैं
ग्रिफिथ का पूरा नाम SF ग्रिफिथ था, जो कि ब्रिटिश डॉक्टर थे। इन्होंने 1928 में प्रमाणित किया कि DNA आनुवांशिक पदार्थ अर्थात जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने ये बताया कि अधिकांश स्तनधारियों में निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकाकस या डिप्लोकाकस निमोनी पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने निमोनिया रोग के कारक जीवाणु डिप्लोकाकस निमोनी के 2 स्ट्रेन्स का पता लगाया। अर्थात ग्रिफिथ ने जीवाणु के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या फिर DNA, और उनका यह प्रयास निमोनिया रोग के जीवाणु डिप्लोकाकस निमोनी के 2 विभेदों या स्ट्रेनों का पता लगाने के बाद हो पाया है। जो 2 स्ट्रेन्स या विभेद होते हैं डिप्लोकाकस निमोनी के, पहला स्ट्रेन कहलाता है उग्र विभेद या विरुलेंट स्ट्रेन्स, या इसे हम S स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। इस विभेद के जीवाणु स्मूथ वाल्ड होते हैं, अर्थात इनकी सतह भित्ति जो है चिकनी होती है। इनका बाहरी आवरण या खोल, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, वह पॉलीसैकेराइड का बना होता है, और ये जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। चूँकि इस जीवाणु के द्वारा, विरुलेंट स्ट्रेन के द्वारा या यस स्ट्रेन के द्वारा निमोनिया रोग होता है, इसीलिए इन्हें उग्र विभेद या विरुलेंट स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इसी जीवाणु का दूसरा स्ट्रेन होता है अनुग्र विभेद, अनउग्र, जो उग्र नहीं होता, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन, जिसे हम R स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। इस विभेद के जो जीवाणु होते हैं खुरदरी भित्ति वाले होते हैं, रफ सरफेस वाले होते हैं, इसलिए R लिया गया। स्मूथ सरफेस वाले थे इसलिए S कहा गया, S स्ट्रेन फॉर स्मूथ सरफेस, R स्ट्रेन मीन्स रफ सरफेस, खुरदरी सतह। इन पर पॉलीसैकेराइड का आवरण भी नहीं होता है, जबकि यस स्ट्रेन में पॉलीसैकेराइड का आवरण होता है। इसी कारण से ये जीवाणु कोशिकाएं अनियमित आकार की दिखाई देती हैं। ये जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाते, इसी कारण से इन्हें हम नॉन विरुलेंट स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। जब जीवाणुओं के इन विभेदों को बारी बारी से चूहों में प्रवेश कराया गया तो अलग अलग परिणाम सामने आए। इन्हीं परिणामों को हमें समझना है। चूहों के द्वारा इस प्रयोग को परफॉर्म किया गया है। पहला, जब हम उग्र विभेद, जिसे हम S स्ट्रेन कहते हैं, इस जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराया तो उसमें निमोनिया रोग हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप चूहे मर जाते हैं। अर्थात हम चूहे में S स्ट्रेन वाले जीवाणु को प्रविष्ट कराते हैं तो उसमें चूहे में निमोनिया रोग हो जाता है और वो चूहा डेड हो जाता है। आप देख रहे हैं यह स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस, और आगे लिखा है माइस डाई, अर्थात चूहे में यह स्ट्रेन वाला जीवाणु इंजेक्ट किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप चूहा मर गया। दूसरा, जब हम R स्ट्रेन अनुग्र विभेद के जीवाणुओं को चूहे प्रवेश कराते हैं तो चूहों में निमोनिया रोग नहीं होता, जिसके कारण चूहे जीवित बने रहते हैं। R स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस, माइस लाइव, अर्थात R स्ट्रेन के प्रवेश कराने से चूहा सुरक्षित रहता है, उसमें निमोनिया रोग नहीं होने पाता। फिर क्या किया, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, जब S स्ट्रेन यानी उग्र विभेद जिससे कि निमोनिया हो सकता है, उस जीवाणु को 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर दिया। गर्म करने पर क्या होगा, ये निमोनिया का जीवाणु मृत हो जाता है, और जब इसे चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा नहीं मरता।
यह सिस्टेन हीट किल्ड। हीट किल का अर्थ हुआ यह सिस्टेन के जीवाणु को 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म कर दिया गया तो वो गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो जीवाणु मर जाता है। जब उसको इंजेक्ट किया गया माइस में तो माइस में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, निमोनिया नहीं हुआ, चूहा जीवित बचा रहा। जबकि इसी यह सिस्टेन को जब सीधा इंजेक्ट किया गया था तो उसमें चूहा मर गया था। लेकिन हीट किल करने पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करने के पश्चात ऐसे एसिस्टेन वाले जीवाणु को जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस लाइव रहता है, जीवित रहता है। चौथा पार्ट क्या किया, गर्म किए गए उग्र स्टेन अर्थात यस स्टेन को अनुग्र विभेद यानी आर स्टेन, यस स्टेन और आर स्टेन को एक साथ मिश्रित कर दिया गया और मिश्रित करके चूहे प्रवेश कराने पर चूहों में निमोनिया हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप चूहे मर गए। यह सिस्टेन हीट किल्ड यानी गर्म किया गया यह सिस्टेन का जीवाणु जो अकेले प्रवेश कराया गया था तो चूहे को नहीं मार पाया था। लेकिन जब यह सिस्टेन को गर्म करने के बाद आर स्टेन के साथ मिला दिया जाता है और तब चूहे में इंजेक्ट किया जाता है तो चूहा मर जाता है। अब इन मृत चूहों के रुधिर का परीक्षण किया गया तो परीक्षण करने पर क्या पाया गया, इसमें परीक्षण करने पर पाया गया कि इसमें दोनों विभेद के जीवाणु उपस्थित थे, क्योंकि यह सिस्टेन और आर स्टेन को मिक्स करके चूहे में इंजेक्ट किया गया था। हीट के लिए सिस्टेन में जीवाणुओं की सभी कोशिकाएं मृत थी कि उसको हीट कर दिया गया था। तो ऐसा माना गया कि यह सिस्टेन की मृत कोशिकाओं में कोई ऐसा पदार्थ था जिससे आर स्टेन की कुछ कोशिकाएं यस स्टेन में रूपांतरित हो गईं। यद्यपि ग्रिफिथ ये नहीं जानते थे कि जीवाणुओं के विभेद में परिवर्तन में चूहों की भूमिका क्या है तथा कौन सा कारक ऐसा है जो इसे उग्र विभेद में परिवर्तित करता है। फिर जीवाणुओं के एक विभेद से दूसरे विभेद में रूपांतरण को ग्रिफिथ प्रभाव या जीवाणु रूपांतरण कहते हैं। यह सिस्टेन की मरी हुई कोशिकाओं के उस घटक जिसके कारण रूपांतरण होता है को रूपांतरण कारक पदार्थ कहते हैं। यद्यपि ग्रिफिथ के प्रयोगों से रूपांतरण की खोज तो हुई, लेकिन इनसे इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि डीएनए रूपांतरण कारक पदार्थ है। अर्थात एक अंदाज़ा तो मिला कि रूपांतरण होता है, लेकिन रूपांतरण करने का कारक क्या है, प्रोटीन है या डीएनए है, ये बात अभी भी सुलझ नहीं पाई। आप एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं जिसको ऊपर समझाया गया था कि लिविंग या सिस्टेन बैक्टीरिया है जो निमोनिया करता है, चूहे में नीचे इंजेक्ट किया गया, रिजल्ट क्या मिला, माउस डाइट, चूहा मर जाता है। क्यों मर गया, क्योंकि यह सिस्टेन का जीवाणु जो घातक होता है उसने निमोनिया कर दिया और चूहा मर गया। उसके बाद दूसरा डायग्राम देख रहे हैं, उसमें लिविंग आर स्ट्रेन जीवाणु रखा गया है, उस जीवाणु को चूहे में इंजेक्ट किया गया, माउस हेल्दी, कोई इसमें रोग उत्पन्न नहीं हुआ। तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि जब जीवाणु आप देख सकते हैं वेरुलेंट एस को हीट किल कर दिया गया तो और उसके साथ आर मिला दिया गया, आर स्टेन वाला जीवाणु मिला दिया गया, तो उसके बाद देखा गया कि माउस हेल्दी, नो बैक्टीरियल सेल फाउंड इन द माइस बॉडी। और चौथे में देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंट आपको ऊपर समझाया गया है उसी आधार पर देखा गया, माउस डाइज लिविंग एस स्टेन सेल फाउंड इन माउस बॉडी। इस प्रकार से जो एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा है, कंक्लूजन दे रहा है कि a chemical substance from one cell is capable of genetically transforming another cell, अर्थात एक सेल दूसरी सेल में रूपांतरित हो सकती है। इस बात को ये प्रमाणित तो कर ले गए, लेकिन अभी भी इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया
कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है। इस तरह से स्टडी जारी रही और फिर अगला एक्सपेरिमेंट एवेरी, मैक्लिओड और मैककार्टी का आया, जिसके आधार पर ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती है। तो अगले एक्सपेरिमेंट को हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको पुनः प्रेषित करेंगे। आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और यह चैप्टर वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को आज शुरुआती दौर पर हमने समझाया है। इसे आप अपनी नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। इस चैप्टर के अगले भाग को हम अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से पुनः प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।